think this video explain everything about the smart city. And a smart city, it is a concept starting in about 1950 in India. And what is our perception regarding the smart city? It is important. मैं अपनी नजर में बहुत स्मार्ट हूँ, आपको लग रहा है? कुछ को लग रहा होगा, कुछ को नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना? स्मार्टनेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। स्मार्टनेस को हर आदमी अपने ढंग से डिफाइन करता है, क्योंकि किसी को कुछ और अच्छा लगता है, किसी को कुछ और अच्छा लगता है। इसी तरीके से स्मार्ट सिटी की जब बात होती है तो कॉन्सेप्ट भी वेरी करता है। वेरी कैसे करता है? कोई नेचर लविंग होता है, कोई टेक्नो लविंग होता है, किसी को भीड़ भाड़ वाला एरिया पसंद होता है, किसी को जंगल पसंद होता है। तो इट मीन्स देयर इज ए डिफरेंस इन द ओपिनियन अबाउट द स्मार्ट सिटीज, बट a general concept of the smart city, it can be seen as a determined a geographical space able to manage resources. Now come to the environment. Able to manage resources. Which resources? Natural, human, equipment, building and infrastructure, as well as waste generated by our lifestyle. It should be sustainable and must not be harmful to the environment. These are the features of the smart city. अभी हम लोग अयोध्या में रह रहे हैं, अभी उतने स्मार्ट नहीं हुए हैं जितना कि दिल्ली हो गए हैं, जितना कि लखनऊ हो गया है। और उनकी स्मार्टनेस का डेफिनेशन पता है कैसे पता चलता है कि ये स्मार्ट हो गए हैं? उनका AQI, you know AQI, air quality index, it is too much high, है ना? ये उनकी स्मार्टनेस की डेफिनेशन है। जैसे हम लोग क्या होता है ना कि कोई आदमी कितना पैसे वाला है, उसके यहाँ कितनी बार इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, ठीक है ना? इट इज जस्ट लाइक दैट। आपकी कंट्री में स्मार्ट सिटी कौन कौन सी हैं? दिल्ली है, लखनऊ है। क्यों है? क्योंकि वहां रहने लायक नहीं रह गया है। Ayodhya is a backward city, but environmentally it is a very much cleaner. Your campus is also very much clean. Okay? But according to our regulation, these are the features of the smart city. Promoting mixed land use in the area based, but all these are the theoretical concepts. Practically, these are not going on in our country. These are the theoretical concepts. Housing and inclusiveness, creating walkable localities, preserving and developing open spaces, promoting a variety of transport options, making government citizen, giving a identity to the city, applying a smart solution to infrastructure and services. And these are the 16 characteristics of the smart city. And the most important characteristic of the smart city, in my view, that is the environment. What is the environment of any city? It is the most important feature. आप हिल स्टेशन पर, नेचुरल प्लेसेस पे जाने के लिए पैसा खर्च करते हैं ना, है ना? दिल्ली तो आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन मसूरी आप घूमने जाते हैं, ठीक है? इसलिए मेरी नजर में एक दिक्कत यह है कि मैं एनवायरमेंटल फील्ड का आदमी हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी फील्ड पसंद है। तो मैं तो बार बार कहूँगा कि एनवायरमेंटल कंसर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्मार्ट सिटीज। These are the additional feature कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी सिटी की, कोई भी आदमी भूखा ना हो, सबके पास रोजगार हो। बट मैंने पहले भी कहा, these are the theoretical concept. डायनेमिक हो, क्लाइमेट फ्रेंडली हो, इनोवेटिव हो, लाइवेबल है, एवरीथिंग इज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्मार्ट सिटी। And
And the challenges for the smart city requires a smart people. Okay, now important issue. Every surrounding requires a liable component, that is the smart people who actively participate in the governance and reforms. ये वर्कशॉप सक्सेसफुल नहीं होती जब तक कि आप जैसे स्टूडेंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं, हम बहुत अच्छे टीचर हो जाए, लेकिन वो वर्कशॉप फ्लॉप हो जाएगी अगर ये हॉल खाली रह जाएगा। ठीक है। स्मार्ट पीपल इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द डेफिनेशन ऑफ द स्मार्ट सिटी, डिसीजंस ऑन डिप्लॉइंग स्मार्ट सॉल्यूशन, implementing reforms, doing more with less, and oversight during implementing and designing post-project structures. And these are the core infrastructure. आपने पिछले 3 दिन में बहुत लेक्चर सुने होंगे स्मार्ट सिटी के, देख रहा हूँ मॉडल भी बने रखे हुए हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या होना चाहिए, क्या समस्याएं हैं, सब पढ़ा होगा। टेक्नोलॉजी पे पढ़ा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पढ़ा होगा, ट्रैफिक पे पढ़ा होगा, वाटर मैनेजमेंट पे पढ़ा होगा, सब पढ़ा होगा ना? पढ़ा है कि नहीं? ये इतने सारे लेक्चर हुए होंगे। But the core infrastructure element, that is the adequate water supply. Everybody want fresh water for the daily use, and that should be required in an adequate quantity. Adequate quantity की कोई definition है? No. एक आदमी 1 बाल्टी पानी में नहाता है, एक आदमी 1 मग्गे में नहाता है, एक आदमी तालाब में कूद के नहाता है। सबकी निगाह में सब एडिक्वेट ही है ना? कोई जाड़े में नहीं नहाएगा, क्यों? सब एडिक्वेट ही है। Assured electricity supply, it is also a tough task. Assured electricity supply, sanitation including soil waste management, efficient urban mobility and public transport, affordable housing especially for poor via robust IT connectivity and digitalization, good governance especially e-governance and citizen participation, sustainable environment, safety and security of citizens, particularly women, children and the elderly, and health and education. अब आप इस एलिमेंट की जो लिस्ट है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत 2 ऐसे फीचर हैं जिसको कि आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर है एडिक्वेट वाटर सप्लाई और सबसे नीचे नंबर पर है एजुकेशन। ठीक है? Because water is a vital element. Without water we cannot survive. है ना? जब वाटर होगा तभी हम ह्यूमन होंगे, और तभी हमारे लिए एजुकेशन होगी, और तभी हमारे लिए हेल्थ होगी। That's why the adequate water supply is on the top. Adequate को फिर बाद में हम लोग डिफाइन करते हैं अलग-अलग इश्यूज में, and these are the smart solutions. How we can develop a smart city, how we can go through the smart solution, e-governance, waste management, water management, urban mobility, energy management, others. These are the smart solution by which we can move towards the smart city. But when we are going to develop a smart city, उसके पहले एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप लोग सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स में कहा जाता है, इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी इक्वेशन फर्स्ट यू पुट द लिमिट, है ना? बिना लिमिट के आपकी कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो हमने अपनी लिमिट लगानी होगी। कोई काम करने हम कहें कि हम पूरा फायदा सुधार देंगे, इट इज पॉसिबल? नो। हम एक टारगेट फिक्स करेंगे कि हम ये कर लेंगे। ठीक है? तो इस स्मार्ट सिटी का एक जो बहुत की फीचर है, दैट इज द वाटर। हम लोग अपना मेरा जो डेलिब्रेशन है, हम लोग उस तरफ मूव कर रहे हैं, और डेफिनेटली इस लेक्चर को आप एंजॉय करेंगे।
वाटर को जब आप मेरे नजरिए से देखेंगे तो आपका परसेप्शन आज यहां से बदल के जाएगा, एकदम गारंटी है। पहले व्हाट इज द वाटर, प्लीज read this definition. What is the water? Who am I? I am a tasteless, I am a colorless, I am a shapeless, I am a odorless, but without me there is no life. मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरा कोई शेप नहीं है, साइज नहीं है, कलर नहीं है, ऑर्डर नहीं है, but without me there is no existence of the life. Can you tell me who am I? Yes, I am water. This is the importance of the water. Without the physical existence, how element control the universe? Water is a part of the all five elements. You know, five elements. क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें एक वाटर भी है। Without water, the survival on the earth is not possible. I am going to deliver some data regarding the water. बहुत आई ओपनिंग डेटा मैं देने जा रहा हूँ, आपको इसको जरूर ध्यान देना चाहिए। ये कुछ डेटा है जो आप जानते होंगे, जैसे over 2/3 of the earth's surface is covered with the water. Yes, sir. 97.2% of which is contained in the 5 oceans. जो 5 ओशियंस हैं उसमें टोटल अवेलेबल वाटर का 97.2 कवर्ड है। ओके, द अंटार्कटिक आइस शीट कंटेनिंग 90% ऑफ द ऑल फ्रेश वाटर। जो कुछ भी फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसका 90% कहाँ है? अंटार्कटिक आइस शीट पर है, पोल पर है। Is visible at the bottom. Atmospheric water vapor can be seen as a cloud contributing to the Earth albedo. And what is the availability of water? 67% of our surface is covered with the water. ये सारे डेटा आप जानते हैं, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है? Less than 2.7% of global water is available as a fresh water. Most of the fresh water, it is about 2.05%, are locked in the ice caps, है ना? उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपके अर्थ के दोनों पोल पर लॉक है। We cannot assess, we cannot use, and finally less than 0.7% is available for the human use. पहले तो एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो कि दिस इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, है ना? वाटर इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. वी कैन नॉट रिन्यू, वी कैन नॉट रीयूज. ये फोटोग्राफ है पोल की, ठीक है? वहां पर आइस इस फॉर्म में है एंड दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर. ये एकदम प्योर है और बहुत है, एनफ है. हमारी हमेशा की जो वाटर रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल कर सकता है. बट प्रॉब्लम इज दिस, वी कैन नॉट असेस दिस. हम इसको ला नहीं सकते. हमारे ही घर के बगल में लगा हुआ रिफिलिंग प्लांट जो बॉटल वाटर पैक करता है, हमारी ही धरती के नीचे से निकालता है और हम ही को 20 रुपए में टिका जाता है कि नहीं? ये तो बहुत दूर है, ये तो पोल पर है जहां पर कि एक आदमी का आने जाने का खर्चा 60-70 लाख रुपए होगा. तो पानी तो बहुत है लेकिन हमारा असेस वहां पर नहीं है, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं. It is another data sheet. You can compare volume of water stored in the water cycle reservoir. This data in percent and kilometer cube. You can say that
huge amount available, but not for us. And this is data from the World Water Survey. Water resources 1384 million cubic kilometer. Sweet water is 2.60, sweet water usable 0.024, rainwater. But our drinking water consumption, it is very important. You just see. The availability of water is this and consumption is this. फिर भी वाटर क्राइसिस है कि नहीं? अवेलेबल तो उतना है ना, 1384 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर, and your requirement is only 201 cubic kilometer. There is enough water. But problem is this: the distribution of water is important. And this is the water cycle. I think कि आप लोगों ने फर्स्ट सेम में सेकंड सेम में वाटर साइकिल पढ़ी होगी, और एक आपको जनरल आइडिया भी होगा कि वाटर साइकिल कैसे करता है. But the scarcity of the fresh water is the important. On a global basis, fresh water is a increasingly scarce resources. It is partially caused by increasing population, coupled by a change of the consumption pattern and climate change. Climate change is an important factor, but one another factor, that is the consumption pattern. Okay, you know consumption pattern. You are washing your vehicle with the fresh water. You are washing your clothes with the fresh water. You are washing your building with the fresh water. जहाँ की आप कोई दूसरा पानी इस्तेमाल कर सकते थे. आपने घरों में अपने एक बोरिंग लगाई, बोर कराया, जब बोर वाले को बुलाया, उससे पूछा कि कितने फीट पे बढ़िया पानी मिलेगा, उसने कहा साहब 500 फीट पे कर दो. 500 फीट का बोर कर दिया और मोटर ऑन किया तो प्रेशर भी अच्छा मिल रहा है. तो जब प्रेशर अच्छा मिल रहा है, जब गाड़ी भी धुल दो, फर्श भी धुल दो, जो है बच्चे की साइकिल भी धुल दो, वो जो पानी 500 फीट नीचे से निकल रहा है वो एक दिन में नहीं, वो लगभग 10 लाख साल के प्रोसेस के बाद वहां कलेक्ट हुआ है. हमारा कोई राइट नहीं है उस पानी को छूने का. वो तो हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए है. हम 100 फीट के स्ट्रेटा पे, 50 फीट के स्ट्रेटा पे अगर पानी अवेलेबल है उसको हम यूज कर सकते थे, लेकिन हमने कौन सा पानी यूज किया? 500 फीट का पानी. और उसकी वजह से क्या हो रहा है? एक इसमें यहाँ पर कितने लोग हैं जो अयोध्या में रहते हैं? काफी लोग. अयोध्या में मेरे ख्याल है कि करीब 80-85 के करीब कुंड होंगे, है ना? 80-85 के कुंड हैं, जिसमें कहीं भी किसी कुंड में पानी बचा है क्या? नहीं बचा है. ठीक है. हाइड्रोलॉजी में आप पढ़ते होंगे कि अंडरग्राउंड वाटर फ्लो पढ़ा है? हाइड्रोलॉजी में नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे. यह बहुत आसान है, गूगल ऑन करो पढ़ लो, आजकल तो बहुत आसान है. ठीक है. अंडरग्राउंड वाटर फ्लो पढ़ा है. तो ये जितने अयोध्या में कुंड थे, इन कुंड के अंदर पानी जो रहता था वो अंडरग्राउंड वाटर फ्लो की वजह से रहता था. बगल में रिवर बह रही है जिसकी वजह से वाटर लेवल हाई रहता, तो वो पानी कुंड में अवेलेबल रहता था. अभी क्या हुआ कि उन सारे स्पेसेस में मकान बन गए. ठीक है. सारे स्पेसेस में मकान बन गए और सभी ने बोरिंग करा ली. तो जो अवेलेबिलिटी थी वाटर की वो अब नहीं रह गई, जिसकी वजह से वो सारे कुंड ड्राई हो गए. जो आता है, जो गवर्नमेंट आती है उसको प्लान कर दी, नहीं हम रिजुवेनेट करेंगे उस कुंड को, फिर से जिंदा करेंगे. कैसे करेंगे? हाउ इट्स पॉसिबल? एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए हाइड्रोलॉजिस्ट, it is not possible until unless कि आप वो सारे जो पंप लगे हुए हैं उनको निकलवाएं. हर घर में बोरिंग है, नीचे अंडरग्राउंड वाटर बचा ही नहीं है, तो अंडरग्राउंड वाटर का जो क्रॉस फ्लो होता था वो हो ही नहीं रहा है. तो वाटर का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो एक बहुत, कैन यू एज्यूम कि एक पर कैपिटा डिमांड हमारे यहाँ कितनी है वाटर की?
135 ये अब रिड्यूस करके की गई है। जब अवेलेबिलिटी पहले 250 थी, ठीक है ना, लेकिन वो जो डिमांड थी उसको हमने क्लासिफाई नहीं किया कि हम वॉशिंग में ये पानी यूज करेंगे, ड्रिंकिंग में ये पानी यूज करेंगे, इंडस्ट्रीज में ये पानी यूज करेंगे। जो हमारे खेत हैं, जो इरिगेशन हो रहा है, वहां भी वही पानी यूज हो रहा है, और जो हमारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, दे आर आल्सो यूजिंग दैट अंडरग्राउंड वाटर। And the consumption of any paper mill industry is about 10 lakh liter per day. That's why a huge quantity of what available for you and your consumption is very much less, but उसके बाद भी scarcity of water है, हमको आपको बॉटल खरीदना पड़ रहा है। बोर तो नहीं हो रहा है? बता दीजिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अभी आप लोग कम उम्र के हैं, हमारे नजरिए से मैं आपको दुनिया दिखाना चाहता हूं कि आप, और वो फैक्ट्स के, मैं आपको इमेजिनरी नहीं, जो डेटा है उसके माध्यम से दिखाना चाहता हूं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेटा अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द वाटर यूजेस। You just see, there is a 3 graphs. This is about the competing water uses. This data represents the world water consumption pattern. In overall world, there is a use of water in agriculture is about 70%. In industries, 22%. In domestic, 8%. Okay. And in the high income countries like Europe, America, there is a 59% of water used in the industrial, 11% domestic, and 30% agriculture. And you just compare in the low and middle income countries, they are using 80% in the agriculture, 8% in the domestic, and only 10% in the industry. Overall world ratio is 22% in the industry, and in the high income countries they are using 59% of the water in their industries. दादागिरी कौन कर रहा है? जो हाई इनकम कंट्रीज हैं वो कर रही हैं, और भाषा हमको बताते हैं, भाषा हमको देते हैं कि आप लोग सब खराब कर दे रहे हैं, ठीक है, कह रहे सब ओजोन डिप्लीशन हो जा रही है, सब एसी और रेफ्रिजरेटर बनकर। हमारे यहाँ तो आज भी 15-20% पॉपुलेशन ऐसी होगी जिसने एसी कभी देखा ही नहीं होगा, है कि नहीं? 15-20% पॉपुलेशन जरूर होगी जिसने एसी कभी देखा ही नहीं होगा। डेटा वैरी कर सकता है, ये 15-20% मैंने काउंट नहीं किया है, ठीक है। Industrialized or developed countries tend to use more water in their industrial production. Other countries tend to use more water for the agricultural production. And what is the water crisis? इसमें कितने लोग बैचलर हैं? सब बैचलर हैं? अच्छा नहीं है वो, हाँ है नहीं, कुछ लोग हैं कुछ लोग, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बैचलर नहीं है वो बहुत लकी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग बैचलर ही रह जाएं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। राजस्थान और गुजरात में वाटर क्राइसिस इतनी ज्यादा हो गई कि कुछ विलेजेज ऐसे हैं जहां पर वाटर नहीं है, तो वहां पर लोग अपने बच्चियों की शादियां नहीं करते हैं उन गांवों में, और उन गांवों के लड़के कुंवारे हैं। इसका डेटा है, ये मैं आपको इमेजिनरी नहीं बता रहा हूँ,
इसका डेटा है और इस पे सोशियोलॉजी वाले स्टडी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक पानी कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है कि वो आपकी शादी नहीं होने देगा। वो तो लकी था जिनका हो गया, पानी हो ना हो। अब आप लोग कम से कम अपनी शादी के लिए पानी सुरक्षित रखिएगा, जैसे शादी हो जाए। प्लीज inadequate access of the safe drinking water by toward the 1.1 billion people. 1.1 बिलियन पीपल हैं जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। ग्राउंड वाटर ओवरड्राफ्टिंग लीडिंग टू डिमिनिशिंग एग्रीकल्चरल यील्ड। वाटर लेवल बहुत तेजी से रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से अब गांव में जो लोग पंप लगाते थे उनको बहुत दिक्कत हो रही है। जो पंप का डिस्चार्ज जो है वो कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से उनको ईंधन ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो उनका जो कास्ट इफेक्टिवनेस है क्रॉप प्रोडक्शन का वो बढ़ जा रही है। ओवर यूज एंड पॉपुलेशन ऑफ वाटर, पोल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज हार्मिंग बायोडाइवर्सिटी, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ओवर ए सरफेस वाटर रिसोर्सेज समटाइम रिजल्टिंग इन ए वॉरफेयर, है ना। पानी के लिए लड़ाई सुना होगा, देखा भी होगा। और कुछ नेशनल और इंटरनेशनल एपिसोड्स भी हैं। नेशनल एपिसोड जैसे कावेरी विवाद, है ना, और इंटरनेशनल जैसे सिंध। हम रोज पाकिस्तान को धमकी देते हैं, वहां पानी रोक देते हैं ना। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। हम सिर्फ वाटर के एक पानी की बदौलत धमकी दे रहे हैं। थ्रेट टू द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, क्या क्या थ्रेट हैं? Climate change causes the change in the frequency of drought and floods. Everybody knows. Depletion of the aquifers caused by the overconsumption as a result of the population growth. Pollution and contamination by sewage, agricultural and industrial runoff. हम स्मार्ट सिटी के एक बहुत छोटे से पोर्शन वाटर पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने अपनी लिमिट लगा दी है कि हम खाली पहले वाटर सुधारेंगे, ठीक है। And this is the growth rate of the urban population in the India. It means migration towards the urban area. In the year 1991, the population is 217.6 million. It is about 25.7%. In 2020, we are going towards the 648 millions. It is about 47.3%. आपका जो जियोग्राफिकल एरिया है, जो लैंड एरिया है, वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। जो वाटर रिसोर्स है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। आपकी सिटी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और ये प्रेशर को कंसीडर करते हुए आपको स्मार्ट सिटी डेवलप करनी है। there is a need to work on the to establish the ratio between the horizontal development of the city and the vertical development of the city. आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बहुत अच्छी लगती होंगी जब आप किसी बॉम्बे, दिल्ली, इन सब जगह जाते होंगे। बट कैन यू इमेजिन कि एक इतने बड़े एरिया में एक बंगलो था, उसमें एक फैमिली रहती थी, उसमें 5 लोग रहते थे। इसके ऊपर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई, 10 मंजिल बिल्डिंग बनी, 10 परिवार रहने लगे। 10 परिवार में 10 into 4 40 लोग रहने लगे। जहां पर 4 लोगों का प्रेशर था, अब वो 40 का हो गया है। लैंड एरिया उतना ही है, रोड की चौड़ाई उतनी ही है, वाटर की अवेलेबिलिटी उतनी ही है, और उसके ऊपर लोड 8 टाइम बढ़ गया, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा वर्क है। अगर कोई इस पे प्रोजेक्ट करना चाहे आगे चल करके, तो आप लोगों को काम करना चाहिए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट ऑफ द सिटी के बीच में कोई आपको इक्वेशन डेवलप करना पड़ेगा। अभी ये अनटच्ड है, ठीक है, इस पे आप लोग काम कर सकते हैं। It is another very important and interesting data. Distribution of the population and water resources, ठीक है।
This is about the availability of water and this is the population. दिख रहा है पीछे? शायद हल्का नहीं दिख रहा होगा, कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ. This is the North and Central America. There is a 15% of the water available on which 8% of the population depend on that water. Okay? In Europe, there is a 8% of water available on which 13% of population depend. In Asia, you just see the data. 36% of the water available on which 60% of the population. It is important. In Australia, there is a availability of water is about 5% and only less than 1% of population depend upon that water. Okay. This data is about the Africa. There is a 11% availability of the water on which 13% of the population depending. And in the South Africa, there is a huge amount of water available, is about 26%, and only 6% of the population load. Important feature is this. There is a availability of the water is only 36%, and we are 60% depend on that 36% of the water. And I think everybody knows about the global warming. Okay? ग्लोबल वार्मिंग को अगर आप ग्लोब को लेके देखें तो जो इक्वेटर है वो कुछ ऐसे मूव करता है. ओके? इसके इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे दो जोन हम लोग डिवाइड करते हैं. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? देयर इज ए इंक्रीज इन द टेम्परेचर और उसी की वजह से ये क्लाइमेट पैटर्न वगैरह सब चेंज हो रहा है. हमारे बायोलॉजिकल साइंसेज में हम लोग पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, प्रोडक्टिविटी पढ़ा होगा, कि अभी ये जो ऊपर के पोर्शन है ये लोअर टेम्परेचर में ये लोग रहते हैं, नीचे का हायर टेम्परेचर में रहते हैं. तो जब ये टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ेगा तो यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो और बढ़ जाएगी, है ना? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर का एक रिलेशन होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी. ठीक है ना? और यहाँ पर हम ऑलरेडी ऑप्टिमम लेवल पे हैं. जब यहाँ पर बढ़ेगा तो वो प्रोडक्टिविटी घटेगी. बात समझ रहे हैं? तो ऐसे केस में जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो जो ऊपर के देश हैं, जो अमीर देश हैं, दे आर द रिच, दे आर द डेवलप्ड, वो और अमीर होंगे. और नीचे जब प्रोडक्टिविटी घट रही है, ये पहले से गरीब हैं और ये धीरे धीरे और. This is the possible consequences of the environmental factors, and this is about the freshwater outlook. Estimated from the existing data, some countries are going to experience a serious shortage of the freshwater supply in the coming 20 years. China, India, South Africa, Middle East countries may among the most adversely affected countries. And this is the projected water scarcity. We are moving towards the smart city, जबकि हमको पता नहीं है कि इसी साल चेन्नई में पीने का पानी अवेलेबल नहीं था, है ना? पढ़ा होगा आपने. चेन्नई, इट इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ द इंडिया. वो 4 सिटी में एक है जहां पर पीने का पानी अवेलेबल नहीं था. और 25 तक जाते जाते हमारे पास 100 सिटी ऐसी होंगी जहां पर पानी पीने का अवेलेबल नहीं होगा. बाहर के जिलों से, बाहर की सिटी से हमको मंगाना पड़ेगा. और चेन्नई में हुआ है, चेन्नई में बाहर से वाटर सप्लाई हुई है, तब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है. एंड these are the countries where physical water scarcity is increasing. In these region, yellow region, there is an economic water scarcity, and
in the bluish region there is no water scarcity. ये ऑलरेडी इतने सशक्त हैं, सक्षम हैं, इनके पास पॉपुलेशन भी नहीं है, रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा हैं, पानी की भी कमी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसीलिए सब सारी दिक्कतें नीचे देते जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसा टीचर आगे से प्रॉब्लम बता रहा है ना। डॉक्टर वही अच्छा होता है जो पहले बहुत दर्द देता है, उसके बाद उसकी दवा बताता है। ठीक है ना। तो अभी हम इसके बाद इसका सलूशन आपको बताएंगे। ठीक है। As pressure on the freshwater resources grow around the world and as a new sources of supply become increasingly scarce, expensive and politically controversial, efforts are underway to identify new ways of meeting water needs by increasing the efficiency of water use and to expand usefulness of the alternative source. ये नीचे का जो पैरा है ना, वो सिर्फ आपके काम का है। ठीक है ना। एक हिंदी के कवि थे अज्ञे जी, ठीक है ना, सुना है नाम ना। अज्ञे जी कहते थे कि आपदा भी जो है, आपदा बहुतों के लिए मौका लेके आती है। तो ये आपदा आ रही है, आप अपने लिए मौका तलाशिए। नीचे के पैरा में है efforts are underway to identify new ways for meeting water need by increasing the efficiency of water use and to expand the usefulness of the alternative resources. As a civil engineer, it is your responsibility to do some for the society, to do for some for our environment. As a civil engineer, it is the फंडामेंटल ड्यूटी है ना, हमको करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग की तो जिंदगी कट गई है, आगे की लोगों की कैसे कटेगी, कैसे होगा, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं ना। आपने देखा होगा ना इतनी देर पहले कि हमने आपको टाइटल था ग्रे वाटर एंड द स्मार्ट सिटी। इतनी देर से हम स्मार्ट सिटी और वाटर और क्या क्या बता रहे थे। अब हम आगे अपने सॉल्यूशन पर। नाउ ग्रे वाटर, वाटर तो सब जानते हैं, व्हाट इज द ग्रे वाटर? इन ए वेरी सिंपल टर्म, फ्रॉम द डोमेस्टिक डिस्चार्ज or you can say that in a domestic discharge the composition of the grey water is about 65%. ठीक है ना। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि आपके घरों में जो पानी यूज करने के बाद बाहर डिस्चार्ज किया जाता है वो किचन का होता है, टॉयलेट का होता है, वॉशरूम का होता है, लॉन्ड्री का होता है या सिंपल हाउस क्लीनिंग का होता है। उसका जो डिस्चार्ज होता है वो मिक्स होता है। मिक्स होता है, डिस्चार्ज तो एक ही नाली से होता है कि अलग अलग होता है? एक ही नाली से होता है। ठीक है ना। तो वो जो टोटल डिस्चार्ज है उसका 65% वाटर कौन सा, जो कि लॉन्ड्री से निकला है, जो कि किचन से निकला है, जो कि वॉशरूम से निकला है, इट मींस अदर देन द टॉयलेट फ्लश इज द ग्रे वाटर। According to this slide, the grey water gets its name from its cloudy appearance and from its status as being between the fresh water and potable water known as white water and the sewage water. फ्रेश वाटर और सीवेज वाटर के बीच का। ग्रे वाटर इज ए वेस्ट वाटर फ्रॉम द शावर, बाथ, वॉश बेसिन, वॉशिंग मशीन एंड किचन सिंक्स। ठीक है ना, एक्सेप्ट टॉयलेटरीज। दिस इज द डेटा अबाउट द कंबाइंड वेस्ट वाटर। It is toilet number 80 gallon per day,
laundry 30 gallon per day, kitchen 20 gallon per day, and from the bath 60 gallon per day. आप सोच रहे हैं कि ग्रे वाटर में बता के रहा। अभी बहुत रिसेंटली एक फेसबुक पे एक पोस्ट अपडेट हुई थी, कुछ जापानीज ने कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। उन्होंने सिंपली क्या किया था कि जो टॉयलेट का फ्लश होता है उस फ्लश के ऊपर उन्होंने सिंक लगा दिया था। देखी थी फोटो आप लोग, याद है ना? बहुत छोटा सा इन्वेंशन था, बट कैन यू इमेजिन कि कितना क्वांटिटी में उन्होंने वाटर सेव किया। वो जो फ्लश में भी फ्रेश वाटर लोग यूज करते हैं ना, हम लोग करते हैं ना, हम लोग के फ्लश में भी फ्रेश वाटर ही आता है, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि जो बेसिन है, बेसिन का डिस्चार्ज फ्लश में कनेक्ट कर दिया, तो हमने जो माउथ वॉशिंग के लिए हैंड वॉशिंग में जो वाटर यूज किया वो कहाँ गया? फ्लश में, और फ्लश में यूज हो गया। एक फ्लश में मिनिमम 5 लीटर जो है डिस्चार्ज हो जाता है। तो 135 लीटर अगर हमारा कंजम्पशन है और उसका 60 to 65% ग्रे वाटर है, इसका मतलब कि करीब करीब 70 से 75 लीटर का जो है हम लोग ग्रे वाटर रोज यूज करते हैं। अगर हम उसको इफिशिएंटली बचाने की कोशिश करें तो कम से कम 50 लीटर पर कैपिटा हम फ्रेश वाटर सेव कर सकते हैं। यू जस्ट मल्टीप्लाई योर पॉपुलेशन विद द 50 लीटर, we can save a huge quantity of the fresh water. ये आपके लिए चैलेंज है, इस पे काम करिए, ठीक है। बहुत आप प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, आप प्रोजेक्ट बनाइए इस पर। हम अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे कि आप लोग प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। और बाहर की कंट्रीज में दे आर रेगुलरली यूजिंग द ग्रे वाटर मैनेजमेंट इन देयर बिल्डिंग्स। This is the use of water for the domestic purpose in the urban area. Drinking purpose it is about 3 liter. Kitchen cooking about 10 liter. Bathing 45 liter. Flushing and cleaning 40 liter. Washing of clothes 30 liter. Other miscellaneous purpose 7 liter. And total requirement is about 130 liter. Additional burden, it is very important. Last one, additional burden as a domestic RO is used nowadays in most of the houses. Reject water 20 to 25 liter per house per day. Okay, it is a very important. All of you students of the civil engineering, okay, कितने लोगों के घर में RO लगा है? ऐसे सबके लगा होगा, हाँ? अच्छा चलो कोई बात नहीं। लिसन, जिसके यहाँ लगा है उसके यहाँ क्यों लगा है पता है? Anybody can explain why they are using RO water purifier? Yes? Because the contamination of the water is not there. Which contamination? So the minerals that are present which are harmful for our body. Mineral is harmful for the human body. Some minerals which may cause Which minerals? like some bacteria. Bacteria are not minerals. Bacteria are the living beings. harmful metals. आपने टेस्टिंग कराई थी, आपके पानी में आर्सेनिक है? हाँ? बहुत मैंने हमारे क्या? health के लिए थोड़ा कहाँ पर है? ये लोकेलिटी बताइए। ये रेलवे स्टेशन नो, फैजाबाद में आर्सेनिक नहीं है। आर्सेनिक सिर्फ आपको गंगेटिक बेल्ट में मिलेगा। ईस्टर्न यूपी में जब आप जाएंगे तो गंगा के किनारे किनारे आर्सेनिक मिलेगा। लिसन, हम बता रहे हैं, इट इज ए मैटर ऑफ जनरल अवेयरनेस। ऑल वी आर यूजिंग द आरओ वाटर, है ना? एंड यू नो द प्रिंसिपल ऑफ द रिवर्स ऑस्मोसिस? ओके, in RO water we are discharging about 60% of the water. उसमें 40% से ज्यादा हमको फ्रेश वाटर नहीं मिलता। बाकी जो रेस्ट है, जो 60% है, वो हम डिस्चार्ज कर देते हैं। RO water is used mainly for the removal of the total dissolved solids. Okay? Understand? हमारी बात मान रहे ना? ठीक है ना?
अब टीडीएस हम रिमूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादा है ना? तो कितनी लिमिट हमको यूज कर सकते हैं ये तो पता होना चाहिए। कितनी कर सकते हैं? टीडीएस की परमिसिबल लिमिट कितनी है? 200 to 500. हाँ? 500. 500 200 to 200 200 to 500. कहाँ देखा है? ये डेटा कहाँ का है? सर NGT. हाँ? मैं बताऊं ये डेटा कहाँ का है? ये जो सेल्समैन आपको टिका गया है ना और उसने बताया था। I'm correct? According to the CPHO manual जो आप लोग यूज करते हैं 500 की लिमिट है, 500 mg पर लीटर। 500 तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। एक्सेप्शनल कंडीशन में आप 1000 TDS तक पी सकते हैं। अब जिन्होंने हाथ उठाया था वो सोच लें कि कितने सेल्समैनों ने उनको बेवकूफ बना दिया। सबको वो 15,000 20,000 का आरओ टिका के चले गए। दे आर हैविंग ए सिंपल टीडीएस मीटर, है ना? उन्होंने डॉक्टर साहब आपका देखिए पानी बहुत गंदा है। कितना गंदा है? 150 गंदा है। 150 क्या? यूनिटी उनको ये भी नहीं पता है। तो नहीं साहब आपका पानी 150 गंदा है, ठीक है ना? अनइंजीनियर्ड। इसमें हम कितना नुकसान कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं और एनवायरनमेंट का नुकसान कर रहे हैं। कैसे? वी आर डिस्चार्जिंग 60% ऑफ द वाटर, है ना? और कौन सा वाटर? फ्रेश वाटर। हमने जब टीडीएस रिमूव किया तो एक पानी में साल्ट कम हो गया, एक में ज्यादा हो गया। वो ज्यादा हो गया, वो किस काम का है? किसी काम का है? जिसमें साल्ट एक्सेसिव हो गया वो किसी काम का होगा? बोलिए। इरिगेशन, गार्डनिंग जो साल्ट आपके काम का नहीं वो पौधे किस काम का? वो भी तो लिविंग बीइंग है। एक्सेसिव साल्ट हमेशा नुकसान करता है। मिट्टी में डालिएगा, मिट्टी आपकी ऊसर हो जाएगी। कपड़ा धुलिएगा, कपड़ा ब्लीच कर जाएगा। गाड़ी धुलिएगा, गाड़ी का कलर उतर जाएगा। जो एक्सेसिव साल्ट हुआ, जो डिस्चार्ज वाटर है, वो किसी काम का नहीं है। आपके सिविल इंजीनियरिंग के जो लोग ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करते हैं, इस पे इन्वायरमेंटल सिस्टम पे काम करते हैं, उनको पता होगा देयर इज ए टेक्निक एमई प्लांट मल्टी इफेक्ट इवेपोरेशन, ठीक है? एमई प्लांट बोलते हैं, जिसमें कि हम साल्ट को कंसंट्रेट करते चलते हैं और लास्ट में साल्ट की रिकवरी करते हैं, ठीक है ना? According to the law of mass conservation, हम mass को कुछ कर नहीं सकते, खाली यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ करते हैं, ठीक है ना? तो ये जो 8th पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। There is an additional burden of the domestic RO. फैजाबाद में एटलीस्ट अयोध्या में तो कुछ आयरन और मैग्नीज का इशू है, बट इधर फैजाबाद के नियर बाई बेल्ट में 120 फीट के नीचे कोई इशू नहीं है। यू कैन यूज डायरेक्टली योर वाटर, बट हमारे ख्याल से मेरे यूनिवर्सिटी कैंपस में कम से कम 500 आरओ लगा होगा। अब एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बता दूं कि आप पीने के लिए तो आपने आरओ वाटर यूज कर लिया, है ना? चाय भी उसी में बनाते हैं, सब्जी भी उसी में धुलते हैं, खाना भी उसी में बनाते हैं। बताइए वहां क्या दिक्कत हो रही थी जो आरओ वाटर यूज कर लिया? ड्रिंकिंग वाटर का जो यूज है वो तो 3 लीटर पर डे है पर पर्सन, लेकिन हमने खाना बनाने में भी आरओ वाटर यूज किया, ठीक है ना? तो ये जो कंज्यूमरिज्म का जो कल्चर है, उपभोक्तावाद का जो कल्चर है, ये सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दे आर गेटिंग $1 million और हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है ना? एज ए सिविल इंजीनियर इट इज इंपॉर्टेंट टू गो एंड एनालाइज composition of the grey water. Grey water from the bathroom. Water used in the hand washing and bathing generates about the 50 to 60% of the total grey water, and is considered to the best to the least contaminated type of the grey water. Common chemical contaminant include soap, shampoo, hair dye, toothpaste, and cleaning product. It also has some fecal contamination. It may be some bacteria and viruses through body washing. Grey water from the cloth washing is
is about 25 to 35% of the total grey water, and grey water generated due to the cloth washing can have a fecal contamination with the associated pathogens and parasite as a bacteria. जिसने कपड़ा कई दिन बाद धुला होगा उसमें बैक्टीरिया पैथोजन तो होगा ही, है कि नहीं? Grey water from the kitchen. Grey water contribute about the 10% of the total grey water volume. It is contaminated with the food particles, oil, fats and the other wastes. It readily promotes and supports the growth of microorganisms. Kitchen grey water also contains chemical pollutants such as detergent and cleaning agent, which are alkaline in nature and contain various chemicals. Kitchen wastewater may not be well suited for the reuse in all type of the grey water system. It means there is a little bit difference between the grey water generated from the washroom and grey water generated from the kitchens. Because in the kitchen we are using a certain organic materials which we cannot recycle as well as waste generated from the washroom. There is a need to treat differently from the washroom flush. That's why जब हम इसके डिजाइनिंग एस्पेक्ट पे जाएंगे, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के डिजाइनिंग एस्पेक्ट पे जाएंगे, तो वहां हमको थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ता है। जब हम वहां पर डिफरेंस करते हैं, फिर भी जो हमारा जो टोटल किचन से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, द क्वांटिटी इज वेरी जीरो, अबाउट 10% ऑफ द टोटल ग्रे वाटर. द यूज क्वांटिटी ऑफ ग्रे वाटर जनरेटेड फ्रॉम द वॉशरूम, फ्रॉम द लॉन्ड्री, व्हिच वी कैन reuse. These are the sources of the wastewater at its site: toilet, bathing, kitchen, washing clothes and animals. From the toilet, it is black water, it is not a grey water, and all rest all four are the grey water. And the toilet is about 3 liter and rest, और 3 लीटर इसलिए दिया कि बहुत ऑप्टिमाइज सिस्टम था, जहां सिस्टम बहुत अप टू डेट था, ठीक है ना. अब सीवर ड्रेन के बारे में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है? ड्रेनेज सीवर डिस्चार्ज के बारे में पढ़ा? अभी नहीं. ओके. एक अर्बनाइजेशन में, स्मार्ट सिटी में एक बहुत बड़ा इशू है कि जो ड्रेन है इसको हम कैसे मैनेज करें, है ना. गंगा पे आपने देखा होगा कि बहुत से मुकदमे हैं गंगा रिवर को साफ करने के लिए और इसको करने और रिवर को साफ करने के, क्योंकि जो सारा ड्रेन है वो रिवर में ही जा करके मिलता है. तो हम लोगों के यहाँ ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि बिफोर मिक्सिंग टू द रिवर एनी एक्वेटिक बॉडी देयर इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट, है ना. वहीं पर आपका काम शुरू होता है कि हम एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और उसके पानी किसी एक्वेटिक बॉडी में मिक्स करने के पहले हम उसको वहां पर ट्रीट करें. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि किस क्वांटिटी, उतनी क्वांटिटी हम हैंडल कैसे करेंगे, है ना. क्योंकि 135 लीटर का कंजम्पशन है. अगर आप उसको पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करिएगा तो कैन यू इमेजिन कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड पर डे, हाउ इट कैन बी हैंडल्ड. बट there is a problem and there is a solution. Solution is this: when we separate the grey water and sewage water, the quantity of the sewage water will be reduced, है ना, क्योंकि 65% हमने ग्रे वाटर को सेपरेट कर दिया. अब जो क्वांटिटी है वो हमारे पास बहुत कम हो गई. अब उसको हैंडल करना और उसको ट्रीट करना आसान हो गया, ठीक है. और जब क्लासिफाइड है तो वैसे भी आसान हो जाएगा. It is a very simple treatment schematic of the grey water. Grey water you can use the screening for the grease trap. उसमें ग्रे वाटर में सम ऑयली सब्सटेंस होता है, उसको ट्रैप कर लिया. सोप को ट्रैप कर लिया. फिर उसके बाद ग्रेवल और सैंड फिल्ट्रेशन आप जानते होंगे, पढ़ा होगा.
कि पहले बड़े पार्टिकल्स से फिल्टर करा दिया, फिर सैंड से उसको फिल्टर करा दिया, एंड नाउ यू कैन रीयूज द वाटर इन द फ्लशिंग एंड द गार्डनिंग. And this is the chemical and physical quality of the grey water compared with the raw sewage. Raw sewage में suspended solid is about 100 to 500 था, जो कि यहाँ पर घट करके suspended solid में 45 to 330 हो गया. और ये देखेंगे कि बहुत huge reduction है, properties में बहुत improvement है. और क्या हमने use किया? We are just using a oil recovery, we are just using a soap cloth recovery and sand and gravel filtration, है ना? Sand और gravel filtration में तो कोई पैसा नहीं लगता ना. इसमें अगर आप हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन मेंटेन कर दीजिए तो पैसा तो लगेगा नहीं, वो ऊपर से पानी अपने आप गिरेगा, है ना? And these are the options for the grey water treatment. There may be anaerobic and aerobic or mix. In anaerobic, ये सब टेक्निक्स हैं. अभी जब आप आगे पढ़ेंगे आपके सिलेबस में होगा. अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट, anaerobic filter, septic tank, anaerobic ponds. In anaerobic there is a filter and oxidation pond. So आज भी लोगों को नेक्स्ट सेम में एनवायरमेंट इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में तो उस समय तो फिर ये लोग कोई ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह भी देखेंगे. हां सर, ये अयोध्या वाला है, बात हुई है मेरी वहीं. हाँ, तभी इन लोगों को ट्रीटमेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इनको पता चलेगा. अभी तो ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी जानेंगे, बट ये जो टर्मिनोलॉजी मैं कह रहा हूँ आप गूगल पे सबके वीडियो पढ़े हैं, यूट्यूब पे सबके वीडियो पढ़े हैं, आप सब देख सकते हैं. सब बहुत फ्रीक्वेंट एक्सेस है वहाँ पर. ठीक है. अभी तो आप अपने घरों में देखते होंगे ना, सेप्टिक टैंक बनते हैं, है ना? एंड these are the benefits of the grey water treatment. First, that is the lowering the fresh water use. It is very important कि अगर हम fresh water को, suppose you can imagine कि अगर आपने 30% fresh water को बचा लिया तो आप किसी भी महान आदमी से ज्यादा महान हो गए, है कि नहीं? उनका नाम सुना है? राजेंद्र सिंह का नाम सुना है किसी ने? एनीबॉडी नो? राजेंद्र सिंह. कई राजेंद्र सिंह नहीं है. अगर इस सीक्वेंस में मैं पूछ रहा हूँ तो राजेंद्र सिंह एक ही है. राजेंद्र सिंह है जिनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है और वो जल पुरुष के नाम से फेमस है. उन्होंने राजस्थान और गुजरात में वाटर कंजर्वेशन के लिए इतना काम किया है कि वहाँ पर वाटर क्राइसिस बहुत कंट्रोल कर ली उन्होंने. अभी तो जो वाटर क्राइसिस अब हो रही है इधर यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, और इतना क्या कहते हैं डिस्टर्ब पैटर्न है कि बिहार का एक पोर्शन सूखे में रह जाता है और एक जो कोसी वाला एरिया है वो बाढ़ में आ जाता है नहीं? आपके यूपी का ही है एक पोर्शन जो है, इधर का जो ईस्टर्न यूपी का है वो बाढ़ में आ जाता है, वेस्टर्न यूपी आपका सूखे में चला जाता है, बुंदेलखंड रोते ही रहते हैं, है नहीं? वहाँ ऑलरेडी ड्राउट कंडीशन है. महाराष्ट्र में भी यही कंडीशन है. तो जो इतना डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है हमारे यहाँ का वो इतना डिस्टर्ब है कि हमको उससे लड़ने के लिए अपना जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ेगा. जब तक हम कंजम्पशन पैटर्न को बहुत स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, सिस्टमेटिक नहीं करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल सी बात है. एक घर के अंदर अगर हमने 5 लीटर पानी बचा लिया, ठीक है ना, तो you just multiply with the number of families in the city. You cannot imagine in which quantity of the water you are going to save, है ना? आप स्टार्ट तो करो. Less stress on the septic tank and our treatment plant. जो मैं बात कर रहा था कि quantity of sewage हम reduce कर लेंगे. Less energy and chemical use, highly effective purification, plant growth, groundwater
reclamation of other wasted nutrients, and these are the components of the grey water treatment system. ये बेसिन का वेस्ट वाटर है, जनरेट हो रहा है, और फिर इसको हमने क्या किया कि उन्हीं प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग टेक्निक से ट्रीट करके और फिर हमने उसको टॉयलेट फ्लश में यूज कर लिया। ठीक है, दिस इज अनदर एग्जांपल, एडवांस ग्रे वाटर ट्रीटमेंट. We can use that water in the planter bed. And these are the units of the treatment system. जो अभी जब आप ट्रीटमेंट प्लांट जब आप पढ़ेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि these are the simplest form of the system. अभी जब हम उसमें पढ़ेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आते हैं, उसके ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें कि हम इजीली अपने घर में भी पानी को ट्रीट करके और उसको हम रीयूज कर सकते हैं. This is another diagram by which we can save or filter and save the water. And fresh drinking water can be saved in urban by providing recharging of the rainwater, by providing double plumbing system in a building for recycling. Recycling is only possible if building has double plumbing. अब यहाँ आ गया एकदम कोर सिविल इंजीनियरिंग का मामला, है ना. स्ट्रक्चर, कितने लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? नहीं, स्पेशलाइजेशन लेंगे ना, स्पेशलाइजेशन लेंगे ना, सब लोग अलग अलग स्पेशलाइजेशन. जैसे जब हमने एमटेक किया तो हमने गवर्नमेंट में स्पेशलाइजेशन लिया, आपने स्ट्रक्चर में लिया, सौहार्द जी ने स्ट्रक्चर में लिया, कोई जियो टेक्निकल में लेगा, कोई किसी में लेगा, है ना. तो ये स्ट्रक्चर का काम है. ठीक है, सपोज कि अभी टॉयलेट में आप लोग के यहाँ टॉयलेट बने होंगे, सब कंबाइंड ही होंगे, उसमें वॉशरूम और टॉयलेट एक साथ होंगे, और जब उसका पानी जब ड्रेन होता है वो एक साथ होता होगा, वहीं से उसको अलग अलग कर दीजिए. मेरी बात समझे? आप जो टॉयलेट फ्लश का पानी है उसको कहीं भी मिक्स मत होने दीजिए, उसको अलग जाने दीजिए. बाकी जो पानी है उसको एक साथ जाने दीजिए. तो जो बाकी पानी है उसको आप रीयूज कर सकेंगे. जैसे वो आपको एक जापान वाला उदाहरण मैंने दिया, उसने बहुत सिंपल ऐसे किया था, ज्यादा नहीं कुछ कर सकता. अब इस तरीके के मार्केट में प्रोडक्ट हैं, उन्होंने जो मैंने वो दिखाया और जो फोटोग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, वो उस तरीके का मार्केट में उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जो कि बिक रहा है हमारे पास. ठीक है, तो अगर हम डबल, जैसे आपके यहाँ पर है, इसी कैंपस में है, एक तो आपके पास डिस्चार्ज होगा जो कि आपके टॉयलेट का होगा और वॉश बेसिन का होगा. अभी वो मिक्स होगा कि नहीं? अगर उसको हम सेपरेट कर लें तो जो बेसिन का डिस्चार्ज है दैट वाटर कैन बी यूज्ड इन अ फ्लश, है ना. तो उतना वाटर हम बचा ले जाएंगे ना. इसी तरीके से एक डिस्चार्ज आजकल मैंडेटरी हो गया है रेन वाटर का, कि रेन वाटर को हम रेगुलेट करके और उसको फिर कहीं पर हम उसको रिचार्ज करें ग्राउंड वाटर को. ठीक है, तो उसका भी एक पॉइंट बनता है. बट ये जो डबल प्लम्बिंग सिस्टम है ये अभी इंडिया में नहीं हो रहा है. यूएस वगैरह में तो बहुत पहले से हो रहा है, इंडिया में अभी डबल प्लम्बिंग नहीं हो रहा है ड्रेनेज की. बाकी तो डबल प्लम्बिंग हम कर रहे हैं, गीजर का अलग कर रहे हैं, डायरेक्ट मोटर का अलग कर रहे हैं, लेकिन ड्रेनेज का नहीं कर रहे हैं. अगर हम ड्रेनेज की डिजाइन हम प्रपोज कर गए, हम जब स्ट्रक्चरल डिजाइन प्रपोज करते हैं तो अगर हम ड्रेनेज की डिजाइन में डबल प्लम्बिंग हम प्रपोज कर ले गए, वो एक माइलस्टोन होगा और डेफिनेटली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा. वो बन जाएगा कि अब आगे से जो सपोज एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को आप इमेजिन करिए. एक 20 मंजिला इमारत है, तो उसमें बाथरूम के ऊपर बाथरूम, बाथरूम के ऊपर बाथरूम, बाथरूम के ऊपर बाथरूम, ऐसे ही बनता है ना, है ना. इसका मतलब कि अगर एक पाइप से ही कनेक्शन किया जाए तो सारे बाथरूम कनेक्ट हो जाएंगे. कितना आसान है उस पानी को कंट्रोल करना, उसको होल्ड करना, उसको ट्रीट करना और उसको रीयूज करना. और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जहां पर 200 फैमिली रह रही हैं,
you can imagine कि what quantity of the water generated daily, that can be treated, that can be reused, and by this way we can save a huge quantity of the fresh water. कौन सा पानी? जो कि स्केयर है, अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से आपको इतने हरे भरे कैंपस में बॉटल वाटर पीना पड़ रहा है। एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि ये कुछ डिजाइन भी है, लेआउट ड्राइंग है, जिसमें कि डबल प्लम्बिंग लोगों ने कर रखा है। जब आप लोग इस लेवल पे आएंगे, इसको पढ़ेंगे, तो जरूर आप, ये सब अवेलेबल है नेट पर, तो आप इन ड्राइंग्स को जरूर देखेंगे। प्रेजेंटेशन छोड़ जाऊंगा बेटा मैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, ठीक है। पाइपिंग प्लान है, जैसे ये इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि वहां पर हम कैसे सेव कर सकते हैं। It is another diagram. इस पे अभी एकदम काम नहीं हो रहा है, आप लोगों को इस पे काम करना चाहिए। सवार जी, अपनी ही बिल्डिंग में कोई एक पोर्शन ले करके और उसमें आप ग्रे वाटर सिस्टम डेवलप कर दीजिए, और कुछ नहीं करिए। वो एक छोटा सा वहाँ बगल में गार्डन डेवलप कर लीजिए, उसका इरिगेशन करा करके उसको करिए। या वर्टिकल गार्डन आजकल डेवलप करते हैं, जान देखा है ना वर्टिकल गार्डन, है ना। एक छोटा सा वर्टिकल, आपके पास बहुत लोहे पड़े होंगे ना, एक फ्रेम यूज करके और उसमें वो पाउचेज जो प्लास्टिक के आते हैं उनको हैंग करके और उसमें प्लांट लगा दीजिए, और वहाँ जो पानी आप नीचे इकट्ठा करेंगे उसको कंट्रोल वे में इरिगेशन में यूज कर लीजिए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आप लोगों को करने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और उससे फिर आगे कैरियर भी हो जाएगा। All bathing water, grey water can be collected separately by separate plumbing and collected by GF in the separate tanks. These are the issue. Government of Gujarat has taken initiative for inclusion of the plumbing system and use of grey water after simple treatment of filtration should be adopted for the implemented vulnerability. ये बहुत important है, ये आज नहीं कल आपको करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। पानी ऐसी चीज है कि अभी हम कहने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन साल 2 साल बाद आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास फ्रेश वाटर का एक्सेस नहीं रह जाएगा। This is another example of the diagrammatic representation of the grey water management. One important question: international experiences on use of grey water treatment system. One important question: is grey water reuse safe? Yes. There are 8 million grey water system in the US with the 22 million users. In the 60 years, there has been 1 billion system user year of exposure, yet there has not been one documented case of the grey water transmitted illness. इतने लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन एक भी सिंगल केस ऐसा नहीं मिला है जिसने ये रिपोर्ट किया हो कि हम ग्रे वाटर ट्रांसमिटेड इलनेस का शिकार हुए हों। सिंगल केस नहीं है, इतना इफेक्टिव सिस्टम है। Think again and again for the recycling of grey water in homes. Save water, water will save us.